जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं आज के टॉपिक में मूल कर्तव्य की। मूल कर्तव्य आप GS2 से रिलेट कर सकते हो और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी अदर एग्जामिनेशन RO ARO और भी कोई एग्जाम आप दे रहे हो तो इसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकता है। मूल कर्तव्य की बात करते हैं। कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य वह मूल्य होता है, वो वैल्यू होता है जो व्यक्ति के अंदर स्वेच्छा से पैदा होता है, जो देश के प्रति या प्राणी मात्र के प्रति सेवा भाव जनरेट करता है, पैदा करता है। अर्थात ये स्वेच्छा से पैदा होने वाला भाव है। और मूल इसलिए क्योंकि कर्तव्यों की सूची बहुत लंबी है और इसमें से वह कर्तव्य जो अत्यावश्यक है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, उसको शामिल किया गया है। इसलिए इसका नाम है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये रसिया से लिया गया है, सबको पता है। मूल कर्तव्य की जब बात करेंगे तो ये हमारे संविधान में 1976 में जोड़ा गया है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और संविधान लागू हुआ है 1950 में। तो क्या संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं के मन में ये भाव नहीं आया कि हम मूल कर्तव्य की भी सूची ऐड करें, जैसे मूल अधिकार जोड़े गए हैं? तो क्या इंदिरा गांधी के ही दिमाग में ये आया, या परिस्थितियां क्या थी कि 1976 में मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? अब इस पे पहले चर्चा करते हैं। 1950 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ, 9 दिसंबर 1949 को संविधान की पहली बैठक हुई। इसके बीच में मूल कर्तव्य का भी प्रस्ताव रखा गया था कि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी होने चाहिए। लेकिन संविधान निर्माताओं ने कहा कि चूंकि कर्तव्य स्वेच्छा से पैदा होने वाला भाव है, तो ये व्यक्ति को ऑलरेडी पता है, और स्वेच्छा से पैदा होने वाले भाव के लिए आप दंड नहीं दे सकते। और कर्तव्य आदमी स्वेच्छा से करता है तभी उसकी वैल्यू होती है। तो इस वजह से ये बोला गया कि जब व्यक्ति को अधिकार पता रहेगा, जब व्यक्ति अपने अधिकार के महत्व को समझेगा, तो व्यक्ति कर्तव्य के महत्व को भी समझेगा। इसको कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। इस वजह से उस समय इसको जोड़ा नहीं गया और आज़ादी भी मिली थी। और हमने अपनी वैश्विक काल में इतना शोषण सहा था, इतना पिटाई खाई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हम उस आज़ादी के वैल्यू को समझ रहे थे, उसका जो महत्व था कि हमने इतने संघर्षों के बाद अपना एक तंत्र बनाया है, अपने लोगों के साथ हैं, अपने अनुसार हैं, अब सबके लिए अवसर समान है, तो लोग कर्तव्य के प्रति भी जागरूक थे। तो आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आवश्यकता महसूस हुई 1975 में, जब अपने ही लोग यानी देश के नागरिक ही देश की संपत्ति को हानि पहुंचाने लगे। और कारण क्या था? इंदिरा गांधी ने 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित किया था, और आपातकाल लागू होते ही जनता सड़कों पे आ गई, नेताओं को अरेस्ट करके जेल में डाला गया। और हमारे यहाँ राजनीति इतनी अच्छी होती है कि जनता लामबंद रहती है, तो लीडर यदि जेल में गया तो पूरी जनता सड़क पे, और सड़क पे चलेंगे तो बैरियर तोड़ना, पेड़ पौधों को हानि पहुंचाना, आग लगाना, बस जलाना, और स्टैचू जो फ्रीडम फाइटर जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी उनकी स्टैचू तोड़ना, इतनी ज़्यादा संपत्ति को हानि हुई। संविधान जैसे लग रहा था कि उन दिनों ताक पे रखा है, नियम कानून ताक पे रखे हैं। तो इंदिरा गांधी को लगा कि भाई लोगों को यदि अधिकार पता है, लोग कह रहे हैं कि हमारे अधिकार का उल्लंघन है, देश की संप्रभुता खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोगों के अधिकार का हनन हो गया है, निरंकुश सरकार स्थापित हो गई है। यदि लोग अधिकार के प्रति इतने सचेत हैं तो लोगों को कर्तव्य के प्रति भी सचेत होना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति को 1975 से आपातकाल के दौरान से 1977 तक की परिस्थितियों का मुआवजा करना था और कर्तव्यों की सूची पेश करनी थी इंदिरा गांधी सरकार को। और ये सूची विधेयक के रूप में संसद में जाती और एक्ट के रूप में फिर ये पास होकर अधिनियम के रूप में लागू हो जाती। तो सरदार स्वर्ण सिंह ने परिस्थितियों का जायजा लिया और उन्होंने कर्तव्यों की जो सूची दी उसमें 8 कर्तव्य थे। कितने कर्तव्य थे? 8 कर्तव्य। लेकिन इंदिरा गांधी ने जब विधेयक के रूप में संसद में इसे प्रस्तुत किया और जब ये विधेयक तैयार हुआ, उसमें 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने कर्तव्य? 10 कर्तव्य। और ये कर्तव्य की सूची भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़े गए थे? 51 क में, जिसे 51A भी कह सकते हो आप। और पार्ट, यदि हम भाग की बात करें तो भाग 4 क में, DPSP के बाद, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बाद। चूंकि मूल कर्तव्य स्वेच्छा से पैदा होने वाला भाव है और DPSP भी जो है वो वाद योग्य नहीं है, यानी इसका उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट जैसे
के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। ये राज्य के संसाधन पे डिपेंड करता है। इस वजह से मूल कर्तव्य भी स्वेच्छा से पैदा हो रहा है। इसके लिए भी कोई दंड का प्रावधान नहीं है। यदि कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए कोई अर्थदंड या कानूनी दंड का प्रावधान नहीं है। इस वजह से इसको डीपीएसपी के बाद जोड़ा गया। ठीक है, तो कर्तव्यों की 10 सूची थी। जब आप ये परिस्थिति समझोगे 1975 से 77 के बीच में, तो ऑटोमेटिक आपको मूल कर्तव्य की सूची याद हो जाएगी। तो प्रारंभ में कितने कर्तव्य जोड़े गए? 5-5 के पेड़ में पढ़ेंगे 10 कर्तव्य। ये जो सेप है ये 5 यानी कुल 10 कर्तव्य हैं। तो पहला क्या था कि जब आपातकाल लागू हुआ तो लोग नियम को धड़ल्ले से तोड़ रहे थे। नियम कहाँ पे लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है। इसका मतलब संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो पहला प्रावधान ही ये जोड़ा गया कि संविधान का पालन करें। पहला प्रावधान क्या जोड़ा गया? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। पहला तो यही होगा, झंडे को जलाना, राष्ट्रगान को अपमान तरीके से गाना। तो इस वजह से संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें, ये पहला कर्तव्य हो गया। दूसरा ये हुआ कि इतनी मेहनत से आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी की वैल्यू हमने ख़त्म कर दी। अपने ही देश के, अपने ही लोगों को संपत्ति का, जान माल का हानि पहुंचाया हमने। तो दूसरा कर्तव्य जोड़ा गया स्वतंत्रता के लिए हमारे, थोड़ा सा डाउट हो गया, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी जितने फ्रीडम फाइटर्स थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जो विचारधारा भारत के लिए रखी थी, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इन सारे आदर्शों की धज्जी। और तो जब हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं तो उनकी विचारधारा को याद करते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं। तो इस वजह से जब स्टैचू टूटा, इसका मतलब कि हम लोग उनका भी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके आदर्श की भी वैल्यू नहीं करते। तो इस वजह से जोड़ा गया कि स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले हमारे उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है स्वतंत्रता शब्द। ठीक है, अब तीसरा देखो, जब हम आंतरिक रूप से देश के अंदर जनता सरकार के विरोध में हो गई है, क्योंकि हमने 1962 का वॉर भी देखा है, 1965 का भी वॉर देखा है। यदि आंतरिक परिस्थिति में अराजकता फैली है तो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता सब खतरे में है। बाहरी तत्व हमारे देश के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और देश को विखंडित कर सकते हैं। इसलिए तीसरा जो कर्तव्य जोड़ा गया, ये जोड़ा गया कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें। ये तीसरा कर्तव्य जोड़ा गया। अब चौथी स्थिति में देखो कि सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा है कि हम इन बाहरी तत्वों से अपने देश की रक्षा करें। ठीक है, तो अब ये जोड़ा क्या गया है कि यही से जुड़ा हुआ है कि हमने अपने देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डाला, जबकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, हमारी ड्यूटी क्या है? देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर, यानी जब बाहरी तत्व हमारे देश की अखंडता को, एकता को ध्वस्त करने की कोशिश करे, उसको इंटरफेयर करने की कोशिश करे, उसको बर्बाद करने की कोशिश करे, तो उस समय जब देश को आवश्यकता हो हमारी सेवा की, यानी आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। तो नेक्स्ट कर्तव्य क्या है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, यानी बुलाए जाने पर, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। जैसे सेना के जवान हैं, वो देश की सेवा करते हैं, और यदि युद्ध जैसी परिस्थिति हो गई, चीन के साथ युद्ध हो रहा है, तो जितने भी नागरिक हैं, जैसे यूक्रेन में देखो आप कि वहाँ के नागरिक, सिविलियन जो हैं, वो युद्ध में कैसे लड़े हैं अपने देश के लिए। तो ये तो हमारी ड्यूटी है ना, वहाँ से हमको सीखना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य पता होने चाहिए। तो चौथी ये कर्तव्य है। फिर सबसे बड़ा कर्तव्य है कि देश की रक्षा तभी हो सकती है जब हमारे अंदर भ्रातृत्व की भावना हो और हम सबको एक समान समझें। तो इस वजह से नेक्स्ट कर्तव्य क्या होगा कि देश में लोगों के बीच, जो नागरिक समुदाय है, जो अपने लोग हैं, उनके बीच समरसता बनाए रखें। भ्रातृत्व यानी ब्रदरहुड, भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। और कैसा भाईचारा, कैसा भ्रातृत्व, कैसा ब्रदरहुड, जो जाति, धर्म, क्षेत्र
इन सब से परे हो, ऐसा भ्रातृत्व बनाना है। और इसके साथ ही जब आपातकाल के दौरान जब सड़कों पे हिंसा शुरू हुई, जैसे मणिपुर में देखो आप, मणिपुर में 2 कम्युनिटी के बीच में जब हिंसा हुआ तो वहाँ पे महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। अपने देश की इतनी अमूल्य संसाधन के साथ, इसके सम्मान के साथ कितना यूँ कह लो कि आप एक निंदनीय वाक़या वहाँ पे घटित हुई। तो इस वजह से लिखा गया है कि महिलाओं का सम्मान करें। यहाँ पे क्या लिखा गया है? स्त्रियों का सम्मान करें, देश के लोगों के बीच समरसता बनाए रखें, भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। और ये जो भ्रातृत्व की भावना होगी, ये धर्म, जाति और क्षेत्रीय विषमताओं या असमानताओं से परे होगी। हमको इससे धर्म से, किसी की जाति से, किसी के लिंग से कोई मतलब नहीं। हमको इससे मतलब है कि वो अपने देश का नागरिक है, वो अपना भाई है। ये भावना हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। और वास्तव में देश की रक्षा ऐसी इसी ड्यूटी से होती है। आंतरिक रूप से यदि हम मजबूत रहेंगे तो किसी बाहरी की औकात नहीं है कि वो अटैक कर दे हमारे देश पे। और स्त्री का सम्मान, हमारे पॉपुलेशन में 50% वुमेन है, तो ये संसाधन के तौर पे देश के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। और इतिहास गवाह है कि जब जब स्त्री का अपमान हुआ है तब तक सिस्टम ध्वस्त हुआ है। महाभारत को ले लो, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, महाभारत हुआ, कौरव का विनाश हुआ। महात्मा गांधी, इतना बड़ा फेमिनिस्ट आदमी, महिलाओं को इतना प्रमोट करने वाला आदमी कि आज भी हम उनको रिस्पेक्ट, सम्मान की नज़र से देखते हैं। B.R. अम्बेडकर महिलाओं को बहुत सम्मान देते थे, आज भी हम उनको सम्मान की नज़र से देखते हैं। जिसने भगवान बुद्ध, विवेकानंद, ये ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने महिला वर्ग को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है। और विनाश की भी घटना आप देखिए। तो इस वजह से संविधान में जोड़ा गया कि स्त्री का सम्मान करें। तो ये 5 ड्यूटी हो गए हमारे। अब 5 की बात करते हैं। नेक्स्ट 5 क्या है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, जो चली आ रही है, जो अक्षुण्ण है, जो हमें विशेष पहचान देती है, उस संस्कृति की गुणवत्ता को समझें और उस संस्कृति को संरक्षित करें, उसे विरासत के तौर पे लें और उसका सम्मान करें, उसका अनुसरण करें। इसलिए नेक्स्ट जो होगा कि हमारी सांस्कृतिक संस्कृति, ठीक है, इसके लिए पूरा स्टेटमेंट बनेगा। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। ठीक, ये संस्कृति से ही तो हमारी पहचान बनती है। भारतीय संस्कृति में योग है, भारतीय संस्कृति में ध्यान और मानसिक रूप से सशक्तिकरण, ये सब सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संस्कृति में दया भाव, भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, ये सब हमारी संस्कृति की विरासत है, यह सब हमारी संस्कृति की पहचान है, जो वैसे वसुधैव कुटुंबकम जो हमें विश्व स्तर पे पहचान देती है। तो इस संस्कृति को हमको अक्षुण्ण रखना है। नेक्स्ट क्या है कि जब जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के पर्यावरण, यानी अपने देश के पर्यावरण, वन्य जीव, झील, इनका संरक्षण भी करना है। इनका क्या करना है? संरक्षण भी करना है और संवर्धन भी करना है। संरक्षण यानी जो जिस रूप में है उसको ऐसे बचाए रखो, संवर्धन यानी उसमें लगातार वृद्धि होता रहे, ये भी अपनी ही ड्यूटी है। उसके बाद जब अपने देश के लोगों की बात आती है तो हमारे यहाँ जो परंपराएं, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उसका अनुसरण व्यापक तौर पर होने लगा है। जबकि कर्तव्य ये कह रहा है कि जैसे इंदिरा गांधी ने लागू कर दिया था परिवार नियोजन कार्यक्रम, नसबंदी कार्यक्रम, तो लोगों ने इसको अपनी परंपरा के विरुद्ध समझा था। तो उस समय इन्होंने ये भावना आई कि लोगों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करनी है, जिससे लोग लॉजिकल सोचें कि इस समय की परिस्थिति के अनुसार क्या आवश्यक है, और जो पहले की चीज़ें थी वो पहले की परिस्थिति के अनुसार थी। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, ज्ञानार्जन, मानवता, ह्यूमैनिटी, मानववाद, व्यक्ति का सम्मान करना है। तो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार, जहाँ जहाँ देश में रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं उनको आधुनिकता से जोड़ना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ना है, शिक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार के जो कह लें कि अंधविश्वास हैं उससे बाहर निकालना है, ये भी हमारा ही ड्यूटी है। नेक्स्ट कर्तव्य ये कहता है।
नेक्स्ट क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और देश में शांति बनाए रखें, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, तो इस वजह से नेक्स्ट इन्होंने क्या जोड़ा कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और देश की सुरक्षा करें। नेक्स्ट है व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से इस प्रकार प्रयास करें कि राष्ट्र सतत उन्नति के पद पे चले, राष्ट्र पूरे विश्व में अपना एक अमीर छाप बना के रखे। ये भी कर्तव्य हमारा ही है। यदि हम विकास करेंगे, हमारा समूह, हमारा समुदाय, हमारा परिवार विकास करेगा तो हमारा देश ऑटोमेटिक विकास करेगा। इस वजह से जो नेक्स्ट कर्तव्य है वो क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि को राष्ट्र की एकता की ओर इस प्रकार उन्मुख करे जिससे देश लगातार नए विकास को छुए। ठीक, तो ये 10 कर्तव्य थे। इसको आप कह सकते हो 51 ए का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद जब देखा गया कि लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि बच्चे भी मजदूरी कर रहे हैं और शिक्षा ही ऐसा हथियार है जो कर्तव्य की वैल्यू बताता है, अधिकार की वैल्यू बताता है, तो इस वजह से 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ और एक नया कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे कर्तव्यों की सूची में अब कुल कितने कर्तव्य हो चुके हैं, 11 कर्तव्य हो चुके हैं। जो 11वां कर्तव्य है वो ये है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराना माता पिता का कर्तव्य है। अब माता पिता का भी कर्तव्य उनको याद दिलाना पड़ रहा है, ये हमारे यहाँ की स्थिति है, समझ रहे हैं। तो ये हुआ है 11 कर्तव्यों की सूची। अब हम कर्तव्यों के विशेषताओं पे बात करते हैं, 3 कर्तव्यों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे कर्तव्य हैं इसमें जो नैतिक हैं, जैसे कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के पर्यावरण को संरक्षित करना, झील को बचा के रखना, वन को बचा के रखना, वन्य जीव को बचा के रखना, ये तो हमारी नैतिक कर्तव्य है, ये नैतिकता है। यदि हम उसको बचा के नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा, हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो इस वजह से ये नैतिक कर्तव्य हो गया, समझ रहे हो। उसके बाद देश की रक्षा करना, ये भी हमारा नैतिक कर्तव्य है। लेकिन देश का नागरिक होने के साथ हमारा कुछ कर्तव्य है जिसको नागरिक कर्तव्य के तौर पे लेंगे। क्या क्या है, यदि हम नागरिक हैं तो संविधान का सम्मान करना पड़ेगा और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी सम्मान करना पड़ेगा, संविधान को का पालन भी करना पड़ेगा, जो संविधान में नियम लिखे हैं उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ये नागरिक कर्तव्य हो गए। दूसरा हो गया कि संप्रभुता, एकता और अखंडता को बचा के रखना नागरिक का ही कर्तव्य है। विदेशी आदमी तो आएगा नहीं आपकी संप्रभुता, एकता और अखंडता को बचा के रखने के लिए, नहीं तो विदेशी के भरोसे हो तो भाग्य भरोसे रहो। तो पहला जो विशेषता बनता है वो ये बनता है कि कुछ कर्तव्य नैतिक है और कुछ कर्तव्य नागरिक कर्तव्य के तौर पे है। नागरिक जब आप देश के निवासी होते हो तो उस तौर पे भी आपकी कुछ ड्यूटी बनती है, अब कुछ आप करो या ना करो जो नैतिक होते हैं उस स्वेच्छा से आपको भाई करना चाहिए। दूसरा है कि ये जो कर्तव्य हैं, ये जो इतनी लंबी सूची दी गई है 10 कर्तव्य, जैसे मूल अधिकार में देखेंगे तो कुछ अधिकार नागरिकों के लिए है और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो शत्रु देश को छोड़ के विदेशी लोगों को भी मिले हुए हैं। लेकिन कर्तव्य के साथ ऐसा नहीं है। कर्तव्य पालन तो देश के नागरिक ही करेंगे ना केवल, क्योंकि देश की संविधान का पालन करना, देश की स्वतंत्रता को बनाए रखना, स्वतंत्रता के आदर्शों को प्रेरित करने वाले स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, वो थोड़ी जाएंगे महात्मा गांधी को याद रखने। हाँ, याद कर लिए अपने तौर पे तो वो अलग बात है, हम मना भी नहीं करेंगे। संप्रभुता, एकता, अखंडता को बचा कर रखना हमारी ड्यूटी है। देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर जाके चाइना से चाइना का आदमी आके लड़ेगा, आपको जाके लड़ना पड़ेगा। तो नागरिक होने के तौर पे आपकी ये ड्यूटी है, विदेशी की ये ड्यूटी नहीं है। तो मूल कर्तव्य की दूसरी विशेषता क्या है कि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, जबकि मूल अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को मिले हुए हैं। ठीक है। तीसरा क्या है कि मूल कर्तव्य का उल्लंघन यदि कोई व्यक्ति करता है, चूंकि ये कर्तव्य स्वेच्छा से पैदा होते हैं और जब तक आपके अंदर स्वेच्छा से देश की रक्षा का भाव नहीं आएगा, स्वेच्छा से स्त्री के प्रति सम्मान नहीं आएगा, कि आपको पीट के जबरदस्ती आपके अंदर सम्मान का भाव पैदा नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती आपको आपके अंदर जीवों के प्रति दया का भाव पैदा नहीं किया जा सकता, ये स्वेच्छा से होता है। तो इसके लिए यदि आपके अंदर नहीं है दया भाव तो रहने दो,
जब तक आप नहीं चाहोगे, आपके अंदर नहीं होगा, तो इस वजह से इसको बोला गया कि यदि कोई व्यक्ति कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोई अर्थदंड नहीं है, इसके लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। इस वजह से मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब कि इसका उल्लंघन होने पर आप न्यायालय में इसके पुनर्लागू होने के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हमारे ये जो कर्तव्य हैं ये ऐसा नहीं है, ये संविधान में जोड़ा गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहले हमारे लोगों के अंदर ऐसी कोई चीज़ ही थी ही नहीं। मैंने कहा ना कि जब संविधान निर्माताओं ने इस पे बहस करना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि ऑलरेडी जब हम अपने देश के नागरिक हैं, अपने लोग हैं, अभी इतने शोषण के बाद उन्होंने आज़ादी उनको मिली है, तो ऑलरेडी वो उस देश के प्रति समर्पित रहेंगे। ऑलरेडी वो अपने जिस जातिगत भेदभाव उनके अंतर्गत उनके साथ हुआ है उससे ऊपर उठेंगे, जो सांप्रदायिकता फैलाई गई है उससे ऊपर उठेंगे ऑलरेडी। और इतिहास में भी हमारे ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे चाणक्य को ले लो। चाणक्य जब सरकारी काम करते थे तो सरकार के द्वारा दिया गया तेल यूज करते थे। जब निजी काम करते थे तो अपने घर का तेल बाती में डालते थे, दीपक में डालते थे। ये भी देख लो कर्तव्य है, निष्ठा से उसका पालन कर रहे हैं। महात्मा गांधी कोई कह थोड़ी रहा है कि चलो देश के लिए लड़ाई करो, नहीं जेल में डाल दिया जाएगा, स्वेच्छा से लड़ रहे हैं। गौतम बुद्ध असमानता को दूर करने के लिए स्वेच्छा से कदम उठा रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे लीडर हुए हैं जिन्होंने स्वेच्छा से, यानी हमारी परंपरा को देखेंगे तो कर्तव्य का ये जो ढांचा है ये स्वेच्छा से लोगों के अंदर है, ये हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। तो हमारी परंपरा से, हमारी संस्कृति से ये कर्तव्य संबंधित है। भारतीय परंपरा में पहले से ये कर्तव्य इंक्लूडेड है, ये कर्तव्य की विशेषता है। अब कुछ लोग इस कर्तव्य की सूची की और इस कर्तव्यों की आलोचना भी करते हैं। क्या आलोचना करते हैं, पहला देखते हैं। कुछ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कर्तव्यों की सूची बहुत लंबी चौड़ी है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की 2 सिफारिश खुद ही नहीं मानी गई थी कि कर देना भी नागरिकों का कर्तव्य है, ऐसा लिखो। और दूसरी चीज़ कि यदि कोई कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो संसद उसके लिए अर्थदंड का प्रावधान कर सकती है, ये भी नहीं फॉलो किया गया। उसके अनुसार अन्य लोगों का ये सुझाव था कि मतदान का अधिकार भी मूल कर्तव्य में शामिल होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जोड़ोगे आप तो बहुत सारे कर्तव्य हो जाएंगे। तो इस आधार पर लोग कहते हैं कि जो कर्तव्यों की सूची है ये पूर्ण नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें छुटी हुई हैं। ठीक है, ये इसकी आलोचना है। नेक्स्ट है कि इसमें बहुत ज़्यादा जटिल शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे कॉमन मैन को यदि आप बताओगे संविधान, जो शिक्षित नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को, उनको इस चिड़िया का नाम नहीं समझ आएगा, उसको छोड़ो। यदि आप उनको संप्रभुता बताओगे, अखंडता बताओगे, तो संप्रभुता का तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो बोलेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, उनके लिए तो उनकी परंपरा, उनका पारिवारिक माहौल, उनका समाजी मायने रखता है जो चला आ रहा है सदियों से, इसका भी मतलब नहीं समझ आ रहा है। सांसिक संस्कृति, ये सांसिक क्या है, सांसिक शब्द क्या है, गौरवशाली, सांसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे, ये गौरवशाली परंपरा क्या है। और पूरा इतिहास की कहानी सुनाओ, रणबीर चौकड़ी भर भर के चेतक बनिया निराला था, तब उनको समझ आएगा। तो जो शब्द यूज़ किए गए वो बड़े जटिल यूज़ किए गए। इस वजह से लोग इसको एक यूँ कह लो कि सजावट की सामग्री के तौर पे देख रहे हैं, देखते हैं, ऐसा कह सकते हैं। इस वजह से इसकी एक आलोचना है। तीसरी चीज़ कि जैसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था कि उल्लंघन होने पर दंड होना चाहिए, यानी न्यायोचित होना चाहिए इसको, जबकि ये क्या है, गैर न्यायोचित है। ये भी इसकी आलोचना है, जो इसके महत्व को कम कर देता है। केवल ये जुड़ा हुआ है, फॉलो हो ना हो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस सूची के होने ना होने का ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन ये कर्तव्य जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते समय आपके अंदर ये भाव तो पैदा होता है, जनरेट होता है, निरंतर तो होता है कि मेरे को ये करना है, तो ये होना चाहिए, स्वेच्छा से होना चाहिए। तो ये गैर न्यायोचित है, इसका भी आलोचना होता है। और कुछ लोगों का कहना है कि इसको, यानी मूल कर्तव्य को भाग 4 क में जोड़ा गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कर्तव्य और अधिकार एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को साथ साथ चलना है, दोनों साथ साथ चलते हैं। जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो हमको ये भी समझना चाहिए, हमारा ये भी ड्यूटी है कि सामने वाले का भी अधिकार है। यदि हम अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो फिर हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो कर्तव्य और अधिकार साथ साथ संबंधित है, तो दोनों को एक के बाद एक होना चाहिए। यहाँ मूल अधिकार है तो जस्ट क्या होना चाहिए, मूल कर्तव्य। तो इस आधार पर आलोचना होती है कि मूल कर्तव्य को भाग 4 क में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, भाग 3 क में जोड़ना चाहिए, यानी मूल अधिकार के
बात जोड़ना चाहिए, ऐसा आलोचक कहते हैं। ठीक, ये हो गई मूल कर्तव्य के आलोचना की बात। आलोचना तो हम हर एक चीज़ का करते हैं, वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उनसे हम छोड़ेंगे नहीं। तो यही स्थिति है। अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्य के महत्व की। देखो, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पकड़ोगे कान ही। तो संविधान जो सरकार है वो सोच रही है कि जब मूल कर्तव्य को लागू नहीं किया, मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, इसके लिए किसी प्रकार का दंड नहीं दे सकते यदि उल्लंघन होता है, तो उन्होंने कानून बना दिए। यदि कोई सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो धारा इतने के तहत इतनी सजा मिलेगी, इतनी जुर्माना मिलेगी। अब उसको कर्तव्य से नहीं जोड़ा, तो जुड़ा तो वो कर्तव्य से ही है। इनडायरेक्टली कान पकड़ रहे हो, डायरेक्ट कान पकड़ नहीं रहे हो, यानी कानूनी रूप से क्या हो रहा है, कर्तव्य लागू हो रहा है। यानी संसद इसको लागू कर देती है कानून बना के। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अब महत्व को समझो। महत्व क्या है कि ये जब भी हम, पहला महत्व क्या है कि जब भी हम अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, जब भी हम कहते हैं कि हमको स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार है, स्वच्छ भोजन का और पर्याप्त भोजन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, वैसे ही हमारे दिमाग में आता है, वैसे ही ये हमको सूचित करता है, सचेत करता है, कहता है सावधान, जो अधिकार आप अपने लिए मांग रहे हो वही अधिकार सामने वाले का भी तो है, तो उसके अधिकार को प्रोटेक्ट करना आपका कर्तव्य है। तो ये मूल कर्तव्य जो है ये किसके रूप में काम कर रहा है, सचेतक के रूप में, आपको सचेत कर दे रहा है, सावधान, कि अब जब अधिकार की बात करोगे तो दूसरे के भी अधिकार को प्रोटेक्ट करना आपकी ड्यूटी है। ये इसका महत्व है, समझ रहे हो। इसलिए यदि संविधान में मूल कर्तव्य नहीं होता, जिस परिस्थिति में जोड़ा गया, बिल्कुल सही समय जोड़ा गया और पहले लोगों को पता भी था, लेट हो गया, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन संविधान निर्माताओं की दृष्टि दूरदृष्टि वाले थे, ठीक है, तो लेंस लगाए थे, क्या बोलते हैं उसको, दूरबीन। खैर, तो जब भी अधिकार के बाद, डीपीएसपी के बाद आप कर्तव्य की सूची पढ़ते हो तो आपके अंदर कुछ कर्तव्यों के प्रति भाव पैदा होता है। आप इसको मानो चाहे मत मानो, इसलिए इसको बार बार पढ़ते रहोगे, बार बार आपको कहा जाएगा तुम नालायक हो, तुम नालायक हो, तुम नालायक हो, तुम नालायक हो, तो एक दिन मान लोगे कि सच में मैं नालायक हूँ। तो सेम वैसे यहाँ पे भी है कि बार बार कर्तव्य पढ़ते रहोगे तो शिक्षा, ये कुछ ना कुछ भाव, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है ना, लाइव है, हम जीवित हैं, तो कुछ ना कुछ भाव तो जनरेट होगा। इसलिए अधिकारों का प्रयोग करते समय जब कर्तव्य जोड़ दिया गया तो ये हमें क्या करता है, सचेत करता है। नेक्स्ट क्या है, जब हम राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ करते हैं तो कहता है रुक जाओ, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब हम किसी स्त्री का अपमान करते हैं, रुक जाओ, तुम्हारा कर्तव्य है इसका सम्मान करना। आज लोग साइकिल से पीछे जाते हैं, घर छोड़ के आते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि स्त्री के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, कर्म करोगे वो तुम्हारे पीछे खुद ही भागेगी। मूर्ख हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, स्मार्ट बनते हैं, स्टाइल बनाते हैं, उसके बाद फिर स्त्री के पीछे भागते हैं। खैर छोड़ो, चेतावनी देता है किसके लिए, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों के लिए जब हम संलिप्त होते हैं तो कहता है रुको, इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ, राष्ट्र का सेवा करना, सामाजिक उन्नति, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चेतावनी देता है। तो कुछ समय के लिए यदि हम मूल कर्तव्य पढ़े हैं तो कुछ करने से पहले हम रुक जाते हैं कि भाई पापा का पैर छूना कर्तव्य है, तो साइकिल उड़ा के आते हैं, पैर छू के स्कूल जाते हैं। तो ये वाला भाव पैदा करता है ये चेतावनी। मैं तो पिताजी नाराज हो जाएंगे कि आजकल मेरा इज्जत नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, ये प्रेरणा स्रोत है। मैंने कहा ना कि यदि आप कर्तव्य को फॉलो, यानी किसी देश के नागरिक, जो देश है वो नागरिकों से बनता है, सरकार तो केवल एक प्रतीक है। यदि देश के नागरिक कानून के प्रति, नियमों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना शुरू कर दें, कि कोई शिक्षक है तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, कोई सेना में है तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, सरकार है तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, आम नागरिक है तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, व्यापारी है तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, किसान है तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, तो देश लगातार उन्नति करेगा। तो ये प्रेरणा स्रोत है। ये बोलता है कि भाई कर्तव्य है, स्वेच्छा वाला भाव है ना, ये तुमको करना चाहिए। जैसे वैदिक एरा में होता था कि हर आदमी अपनी ड्यूटी निभाता था, इस वजह से हम लोग बहुत डेवलप थे। जिसका काम था शिक्षा देना, वो केवल शिक्षा देता था, एकदम दिन रात लगा के मेहनत करके। जिसका काम है व्यापार करना, वो व्यापार कर रहा है।
व्यापार में ईमानदारी के साथ यही कर्तव्य हम भूल गए हैं। इस वजह से करप्शन बढ़ गया है, अपराध बढ़ गए हैं, रेप जैसे कांड बढ़ गए हैं। सार्वजनिक संपत्ति को अभी हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे तो सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाएंगे, उनको पता नहीं कि हम ही टैक्स दिए हैं। ये सब भूल जाते हैं। ये प्रेरणा बताता है, ये अनुशासित बताता है कि भाई देश की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है, तो तत्पर रहेंगे, 4 बजे उठेंगे, फ्रेश होंगे, वर्दी पहनेंगे, तैयार हो जाएंगे। हिंद देश के निवासी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैंने जैसे कहा कि कान इधर से पकड़ो या इधर से, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इधर से पकड़ती है। मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, तो ये कानून के द्वारा इसको लागू करती है। कौन कौन से कानून, देखो जैसे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। राष्ट्रध्वज जब भी फहरे तो आपको खड़ा होना चाहिए सावधान, और राष्ट्रगान के साथ यही भी है, सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रध्वज को आप बॉडी में नीचे नहीं पहन सकते, और शाम को 5 बजे से उसको उतार देना है, और उल्टा राष्ट्रध्वज नहीं फहरा सकते, और रेशियो भी ध्वज का फिक्स होना चाहिए, कलर भी फिक्स होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई बदला दिखाता है, आक्रोश दिखाता है, तो ध्वज को जला देता है, ये तो अपमान हो गया देश का ना। तो इसके लिए एक कानून बना है, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। इसके तहत यदि आप राष्ट्र ध्वज का अपमान करते हो, राष्ट्रगान का अपमान करते हो, तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, आपको सजा होगी। समझ रहे हो, देख लो मूल कर्तव्य किस रूप में लागू हो रहा है। और ये सब चीज़ें जोड़ने के लिए मूल कर्तव्य के साथ कौन सी समिति का गठन हुआ था, वर्मा समिति का गठन हुआ था 1999। 2 समिति आपको याद रखनी है, एक याद रखनी है सोरे सिंह समिति, दूसरी याद रखनी है वर्मा समिति। वर्मा समिति 1999 में गठित हुई थी कि मूल कर्तव्य को कैसे विधि रूप से लागू किया जा सके। तो जितने एक्ट अभी तक बने थे, वर्मा समिति ने बोला कि ये एक्ट मूल कर्तव्य को लागू करते हैं। देखो कैसे कि इस वाले कर्तव्य को कौन लागू कर रहा है, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। दूसरा देखो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी देश के नागरिकों के तहत, देश के नागरिक होने के तहत आपके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे यदि उल्लंघन होता है किसी के द्वारा, तो यदि हिंसा फैलाई जाती है तो। उसके बाद है आईपीसी, इंडियन पैनल कोड 1860। जब कोई आप अपराध करते हो, जब देश में आप इस प्रकार की गतिविधि करते हो जिससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है, तो देशद्रोह का मुकदमा चलता है ना आईपीसी के थ्रू, ये भी प्रावधान किया गया है। फिर ये है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसमें जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, प्रतिनिधित्व, लोक प्रतिनिधित्व है ना, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, लोक प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए है कि आप जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे सोसाइटी को डिवाइड करके वोट नहीं मांगोगे, और आप जो नियम बना रहे हो, जो प्रचार की विधि अपना रहे हो, इससे यदि इस प्रकार की सांप्रदायिकता फैलती है तो आपका जो सदस्यता है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो ये है कि क्या है, समरसता, भ्रातृत्व की भावना का सम्मान करें। तो इसके तहत जो धर्म, जाति, लिंग से परे हो, तो इसके आधार पे यदि ये रिप्रेजेंटेटिव वोट मांगते हैं, डिवाइड एंड रूल खेलते हैं, तो इनके लिए भी पनिशमेंट का प्रोविजन है। नेक्स्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीवों की सुरक्षा। तो पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीव, वन, झील का संरक्षण करना है और उसको संवर्धन करना है, तो इसको भी लागू कर दिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यदि किसी वन्य जीव को हानि पहुंचा रहे हो तो पनिशमेंट मिलेगी, इसको प्रोटेक्ट घोषित किया गया, संरक्षित घोषित किया गया है। उसके बाद है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम, जो इसी अधिकार के तहत आता है। वन संरक्षण अधिनियम, वनों को सुरक्षित रखना है, आपको लगातार संवर्धन करना है, 1980 में आया था। उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो कानून बना के संसद इस कर्तव्य को लागू कर दे रही है, भले ये गैर न्यायोचित है, इसके तहत नहीं कान पकड़ रही है तो इसके तहत पकड़ ले रही है। और ये आवश्यक भी है देश के लिए, आपके विकास के लिए, आपको अनुशासित बनाने के लिए, आपको चीज़ों का महत्व समझाने के लिए ये आवश्यक है। आप जिस देश में रहते हो, जहाँ के संसाधन यूज करते हो, उस देश को प्रोटेक्ट करना, उस देश को आगे बढ़ाना, उस देश के संसाधन की महत्व को समझना, पर्यावरण के महत्व को समझना, संविधान की इज्जत करना, उस देश के नागरिक, स्त्री, बच्चे, बुजुर्ग
और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रमोट करना, ये सब हमारी ड्यूटी है और हमें इसको करना चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या किया, मूल कर्तव्य का पूरा स्ट्रक्चर पूरा कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम, और संविधान संशोधन होने की कितनी प्रक्रियाएं हैं, किस किस तरह से होता है और इसके लिए बिल कैसे आता है, इस पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।